हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 आधुनिक विश्व में चरवाहे। यह क्लास 9th की NCERT की बुक है जो भारत और समकालीन विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं, भाग 1। इससे पहले कि अध्याय 4 तक के अध्याय कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट NCERT क्लास 9th में जा कर के सारे वीडियो को देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सकते हैं। जो चैनल पर पहली बार आए हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी ज़रूर बजाएं, जिससे हमारे वीडियो की अर्ली नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले जब भी वीडियो को अपलोड किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये हम शुरू करते हैं जैसे पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चरती भेड़ें। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भेड़ें कहाँ पे चर रही हैं। पूर्वी गढ़वाल के बुग्याल में चरती भेड़ें। इसकी क्या खासियत है कि बुग्याल ऊंचे पहाड़ों पर 12,000 फीट से भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित विशाल प्राकृतिक चरागाह होते हैं। जाड़ों में ये बर्फ से ढके रहते हैं और अप्रैल के बाद हरे भरे हो जाते हैं। इस समय पहाड़ियों की तलहटी तरह तरह की घास, जड़ों और जड़ी बूटियों से भरी रहती हैं। मानसून तक इन चरागाहों में घनी हरियाली छा जाती है और चारों तरफ फूल ही फूल दिखाई देने लगते हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे इस अध्याय की विशेषताओं के बारे में। क्या इन चीज़ों में पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, इस अध्याय की क्या विशेषताएं हैं। NCERT देखा जाए हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ से एक कहानी के नुमा पढ़ सकते हैं और अपने शब्दकोश को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय के बारे में। इस अध्याय की क्या खासियत है, आधुनिक विश्व में चरवाहे की क्या खासियत है। चलिए, इस अध्याय में आप घुमंतू चरवाहों के बारे में पढ़ेंगे। घुमंतू ऐसे लोग होते हैं जो किसी एक जगह टिक करके नहीं रहते, बल्कि रोजी रोटी के जुगाड़ में यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं। देश के कई हिस्सों में घुमंतू चरवाहों को आपने जानवरों के साथ आते जाते देख सकते हैं। चरवाहों की किसी टोली के पास भेड़ बकरियों का रेवड़ अर्थात झुंड होता है, तो किसी के पास ऊंट या अन्य मवेशी रहते हैं। क्या उन्हें देख करके आपने कभी इस बारे में सोचा है कि वे कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पता है कि वे कैसे रहते हैं, उनकी आमदनी के साधन क्या हैं और उसका अतीत क्या था? चरवाहों को इतिहास की पुस्तकों में बिरले ही जगह मिल पाती है। जब भी आप अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, फिर चाहे वो इतिहास की कक्षा हो या अर्थव्यवस्था की, सिर्फ कृषि और उद्योगों के बारे में ही पढ़ते हैं। कभी कभार इन कक्षाओं में कारीगरों के बारे में भी पढ़ने को मिल जाता है, लेकिन चरवाहे के बारे में पढ़ने लिखने को ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। मानो उनकी ज़िंदगी का कोई मतलब ही ना हो। अक्सर मान लिया जाता है कि वे ऐसे लोग हैं जिनके लिए आज की आधुनिक दुनिया में कोई जगह नहीं है, जैसे उनका दौर बीत चुका हो। इस अध्याय में आप देखेंगे कि भारत और अफ्रीका जैसे समाज में चरवाही का कितना महत्व है। या आप जानेंगे कि उपनिवेशवाद ने उनकी ज़िंदगी पर कितना गहरा असर डाला है और इन समुदायों ने आधुनिक समाज के दबावों का किस तरह सामना किया। इस भाग में हम भारत के पहले और उसके बाद अफ्रीका के चरवाहों की ज़िंदगी का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ लेसन 1, घुमंतू चरवाहे और उनकी आवाजाही। पहाड़ों में जम्मू और कश्मीर के गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग अर्थात जम्मू कश्मीर में कौन सी समुदाय रहती है? गुज्जर और बकरवाल समुदाय के लोग भेड़ बकरियों के बड़े बड़े रेवड़ रखते हैं। रेवड़ का मतलब झुंड।
इस समुदाय के अधिकतर लोग अपने मवेशियों के लिए चारागाहों की तलाश में भटकते भटकते 19वीं सदी में यहाँ आए थे। जैसे जैसे समय बीतता गया वे यहीं के होकर के रह गए, यहीं बस गए। इसके बाद वे सर्दी गर्मी के हिसाब से अलग अलग चरागाहों में जाने लगे। जाड़ों में जब ऊंची पहाड़ियां बर्फ से ढक जाती थीं तो वे शिवालिक की निचली पहाड़ियों में आकर के डेरा डाल लेते। जाड़ों में निचले इलाके में मिलने वाली सूखी पत्तियां ही उनके जानवरों के लिए चारा बन जाती। अप्रैल के अंत तक वे उत्तर दिशा में जाने लगते। गर्मियों में चारागाहों के लिए इस सफ़र में कई परिवार काफिला बनाकर साथ साथ चलते थे। वे पीर पंजाल के दर्रों को पार करते हुए कश्मीर की घाटी में पहुंच जाते। जैसे ही गर्मियां शुरू होती, जमी हुई बर्फ की मोटी चादर पिघलने लगती और चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इन दिनों में यहाँ उगने वाली तरह तरह की घास से मवेशियों का पेट भी भर जाता था और उन्हें सेहतमंद खुराक भी मिल जाती थी। सितंबर के अंत में बकरवाल एक बार फिर अपना बोरियां बिस्तर समेटने लगते और इस बार वे वापस अपने जाड़ों वाले ठिकाने की तरफ नीचे की ओर चले जाते। जब पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ जमने लगती है तो वे निचली पहाड़ियों की शरण में चले जाते हैं। पास के ही पहाड़ों में चरावाहों का एक और समुदाय रहता था। हिमालय प्रदेश के इस समुदाय की गद्दी कहते हैं। ये लोग भी मौसमी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए इसी तरह की सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते थे। वे भी शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों के चराते हुए जाड़ा बिताते थे। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते थे और पूरी गर्मियां माहौल और स्पीति में बिता देते। जब बर्फ़ पिघलती और ऊंचे दर्रे खुल जाते तो उनमें से बहुत सारे ऊपरी पहाड़ियों में स्थित घास के मैदानों में जा पहुंचते थे। सितंबर तक वे दोबारा वापस चल पड़ते। वापसी में वे लाहौल और स्पीति के गांवों में एक बार फिर कुछ समय के लिए रुकते। इस बीच वे गर्मियों की फसलें काटते, सर्दियों की फसलों की बुवाई करके आगे बढ़ जाते। यहाँ से वे अपने रेवड़ लेकर के शिवालिक की पहाड़ियों में जाड़ों वाले चरागाहों में चले जाते और अगली अप्रैल में भेड़ बकरियों को लेकर के वे दोबारा गर्मियों के चारागाहों की तरफ रवाना हो जाते। आइए अब जरा और पूर्व की तरफ चलें। गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे जंगलों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों बुग्याल की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे हरे भरे चरागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू कश्मीर से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चरागाह बदलते रहने का यह चलन हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत सारे चरावाह सर्दियों में दिखाई देता था। यहाँ की भोटिया, शेरपा और किन्नौरी समुदाय के लोग भी इसी तरह के चरवाहे थे। ये सभी समुदाय मौसमी बदलावों के हिसाब से खुद को ढालते थे और अलग अलग इलाकों में पड़ने वाले चरागाहों का बेहतरीन इस्तेमाल करते थे। जब एक चरागाहों की हरियाली खत्म हो जाती थी या इस्तेमाल के काबिल न रह जाती थी तो वे किसी और चरागाह की तरफ चले जाते थे। इस आवाजाही से चरागाह ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से भी बच जाते थे और उनमें दोबारा हरियाली व जिंदगी भी लौट आती थी। भाबर का मतलब आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्रोतों के बारे में हम पढ़ेंगे कि 1850 के दशक में जी.सी. बर्नर्स ने कांगड़ा के गुज्जरों का वर्णन इस प्रकार किया था। पहाड़ियों में रहने वाले गुज्जर शुद्ध चरवाहा कबीले के लोग हैं। वे लगभग ना के बराबर खेती करते। गद्दियों के पास भेड़ बकरियां होती और गुज्जर गाय भैंस पालते थे। ये लोग जंगलों के किनारे रहते। दूध घी मवेशियों से मिलने वाली दूसरी
चीज़ें बेचकर अपना पेट पालते। घर के मर्द मवेशियों को चराने के लिए ले जाते और कई बार हफ्तों तक घर नहीं लौटते। इस बीच वे जंगल में अपने रेवड़ के साथ ही रहते। औरतें सिर पर टोकरियां और कंधे पर हाड़ियां लटकाकर रोज बाजार चली जाती। इनकी हाड़ियों में दूध, मक्खन, घी आदि होते। वे सिर्फ इतनी चीज़ें ही बाजार में ले जा पाती जितनी घर चलाने के लिए काफ़ी हो। गर्मियों में गुज्जर अपने रेवड़ों को लेकर के प्रायः ऊपरी इलाकों में चले जाते हैं, जहां उनकी भैंसों को न केवल बहुत सारी हरी भरी बरसाती घास मिल जाती और वे शीतोष्ण, न ज़्यादा ठंड न ज़्यादा गर्म मौसम के हिसाब से खुद को ढाल लेती, बल्कि उन जहरीली मक्खियों से भी छुटकारा मिल जाता है जो मैदानों में उनका जीना मुहाल किए रहते हैं। चित्र 2 में है कि मध्य गढ़वाल के ऊंचे पहाड़ों में एक गुज्जर मंडप बना हुआ। गुज्जर गढ़रिये बुग्याल में मिलने वाले रिंगल अर्थात एक तरह का पहाड़ी बांस और घास से बने मंडपों में रहते। इन्हीं मंडपों का इस्तेमाल कार्य स्थल के रूप में भी होता था। यहाँ गुज्जर घी निकालते थे और उसे बेचते थे। हाल ही के सालों में वे बसों और ट्रकों में भर कर भी दूध ले जाने लगे हैं। ये मंडप 10,000 से 11,000 फीट की ऊंचाई पर होते हैं। भैंसें इससे ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं जा सकती हैं। आइए चित्र में जानेंगे कि ऊन उतरने का इंतज़ार। हिमाचल प्रदेश स्थित पालमपुर के पास ऊहल घाटी, ये पालमपुर का ऊहल घाटी है। तो यहाँ पे समझ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में स्थित पालमपुर के पास एक ऊहल घाटी है। भाबर का मतलब था कि गढ़वाल और कुमायूं के इलाके के पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाला शुष्क या सूखे जंगल का इलाका। बुग्याल का मतलब होता है ऊंचे पहाड़ियों में स्थित घास के मैदान होता है। इस चित्र में देख सकते हैं कि गद्दी भेड़ों की ऊन उतार रहे हैं, अर्थात सितंबर तक गद्दी ऊंचे मैदानों से नीचे आने लगते हैं। रास्ते में कुछ समय रुककर वे अपनी भेड़ों की ऊन उतरवाते हैं। ऊन काटने से पहले भेड़ों को नहला धुला कर साफ किया जाता है। पर्वतों, पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में चरवाहे सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं रहते थे, वे पठारों, मैदानों और रेगिस्तानों में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद थे। धंगर महाराष्ट्र का एक जाना माना चरवाहा समुदाय है। 20वीं सदी की शुरुआत में इस समुदाय की आबादी लगभग 4,67,000 थी। उनमें से ज़्यादा गड़रिये या चरवाहे थे। हालांकि कुछ लोग कंबल और चादरें भी बनाते थे, जबकि कुछ भैंसें पालते थे। धंगर गड़रिये बरसात के दिनों में महाराष्ट्र के मध्य पठारों में रहते थे। यह एक अर्ध शुष्क इलाका था जहां बारिश बहुत कम होती थी और मिट्टी भी खास उपजाऊ नहीं थी। चारों तरफ सिर्फ कंटीली झाड़ियां होती। बाजरे जैसी सूखी फसलों के अलावा यहाँ कुछ नहीं उगता था और मानसून में यहाँ पट्टी धंगरों के जानवर के लिए एक विशाल चरागाह बन जाती थी। अक्टूबर के आसपास धंगर बाजरे की कटाई करते थे और चरागाहों की तलाश में पश्चिम की तरफ चल पड़ते थे। करीब महीने भर पैदल चलने के बाद वे अपने रेवड़ों के साथ कोंकण के इलाके में जा कर के डेरा डाल देते थे। अच्छी बारिश और उपजाऊ मिट्टी की बदौलत इस इलाके में खेती खूब होती थी और कोंकणी किसान भी इन चरावाहों का दिल खोल करके स्वागत करते थे। जिस समय धंगर कोंकण पहुंचते थे, उसी समय कोंकण के किसानों को खरीफ की फसल काट कर अपने खेतों को रबी की फसल के लिए दोबारा उपजाऊ बनाना होता था। आइए चित्र में 5 में देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के थार रेगिस्तान में चरते रायका समुदाय के ऊँट। यहाँ पाई जाने वाली सूखी और कटीली झाड़ियों के सहारे सिर्फ ऊँट ही जिंदा रह सकते थे, लेकिन पर्याप्त भोजन पाने के लिए उन्हें बहुत बड़े इलाके में चलना पड़ता था। रबी जाड़ों की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है, खरीफ सितंबर अक्टूबर में कटने वाली फसल होती है। टूट का मतलब पौधों की कटाई के बाद जमीन में रह जाने वाली उनकी जड़। धंगरों के मवेशी खरीफ की कटाई के बाद
खेतों में बची रह गई ठूठों मतलब कि ठूठों को खाते थे और उनके गोबर से खेतों को खाद मिल जाती थी। कोंकणी किसान डंगरों को चावल भी देते थे, जिन्हें वे वापस अपने पठारी इलाकों में ले जाते थे, क्योंकि वहाँ इस तरह के अनाज बहुत कम होते थे। मानसून की बारिश शुरू होते ही धांगर, कोंकण और तटीय इलाके छोड़ करके सूखे पठारों की तरफ लौट जाते थे, क्योंकि भेड़ें गीले मानसूनी हालात को बर्दाश्त नहीं कर पाती। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी सूखे मध्य पठार घास और पत्थरों से अटे पड़े थे। इनमें मवेशियों, भेड़ियों, बकरियों और गडरियों का ही बसेरा रहता था। यहाँ गोल्ला समुदाय के लोग गाय भैंस पालते थे, जबकि कुरमा और कुरबा समुदाय भेड़ बकरियाँ पालते थे और हाथ के बुने कंबल बेचते थे। ये लोग जंगलों और छोटे छोटे खेतों के आसपास रहते थे। वे अपने जानवरों की देखभाल के साथ साथ कई दूसरे काम धंधे भी करते थे। पहाड़ी चरवाहों के विपरीत यहाँ के चरवाहों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना सर्दी गर्मी से तय नहीं होता था। ये लोग बरसात और सूखे मौसम के हिसाब से अपनी जगह बदलते थे। सूखे महीने में वे तटीय इलाकों की तरफ चले जाते थे, जबकि बरसात शुरू होने पर वापस चल देते थे। मानसून के दिनों में तटीय इलाकों में जिस तरह के गीले दलदली हालात पैदा हो जाते थे, वे सिर्फ भैंसों को ही रास आ सकते थे। ऐसे समय में बाकी जानवरों की सूखे पठारी इलाकों में ले जाना जरूरी था। चरवाहों में एक जाना पहचाना नाम बंजारों का भी है। बंजारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा के कई इलाकों में रहते थे। ये लोग बहुत दूर दूर तक चले जाते थे और रास्ते में अनाज और चारे के बदले गांव वालों को खेत जोतने, जानवर और दूसरी चीज़ें बेचते जाते थे। वे जहाँ भी जाते अपने जानवरों के लिए अच्छे चरगाहों की खोज में रहते। बहुत सारे मुसाफिरों के विवरणों में हमें चरवाहा समुदायों की ज़िंदगी की झलक मिलती है। मिसाल के तौर पर 19वीं सदी की शुरुआत में बुकानन ने मैसूर की अपनी यात्रा के दौरान गोल्ला समुदाय का दौरा किया था। अपने इस अनुभवों के आधार पर उन्होंने लिखा कि उनके परिवार जंगलों के किनारे छोटे छोटे गांव में रहते हैं। यहाँ वे थोड़ी सी ज़मीन पर खेती करते हैं, थोड़ी बहुत जानवर रखते हैं और पास के कस्बों में जाकर के दुग्ध उत्पाद बेचते हैं। उनके परिवार बहुत बड़े होते हैं। एक एक घर में 7-8 नौजवान आसानी से मिल जाएंगे। उनमें से 2-3 लोग जंगल में जानवर चराते हैं, जबकि बाकी अपने खेत संभालते हैं और कस्बों में जलावन की लकड़ी, छप्पर के लिए पुआल आदि पहुंचाते हैं। राजस्थान के रेगिस्तानों में राय का समुदाय रहता था और इस इलाके में बारिश की कोई भरोसा न था। होती भी थी तो बहुत कम, इसलिए खेती की उपज हर साल घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे इलाकों में तो दूर दूर तक कोई फसल होती ही नहीं थी और इसके चलते राय का खेती के साथ साथ चरावाही का भी काम करते। बरसात में तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के रायका अपने गांव में ही रहते, क्योंकि इस दौरान उन्हें वहीं चारा मिल जाता था। पर अक्टूबर आते आते ही ये चारागाह सूखने लगते। नतीजतन ये लोग नए चारागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों की तरफ निकल जाते थे। अगली बरसात में ही वापस लौटते। रायकाओं का एक तबका ऊँट पालता था, जबकि कुछ भेड़ बकरियां पालते थे। इस तरह हम देख सकते हैं कि चरावाह समुदायों की ज़िंदगी कई चीज़ों के बारे में काफ़ी सोच विचार करके आगे बढ़ती थी और उन्हें इस बात का हमेशा ख्याल रखना पड़ता था कि उनके रेवड़ एक इलाके में कितने दिन तक रह सकते हैं और उन्हें कहाँ पानी और चारागाह मिल सकते
हैं। उन्हें न केवल एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने का सही समय चुनना पड़ता था, बल्कि ये भी देखना पड़ता था कि उन्हें किन इलाकों से गुजरने की छूट मिल पाएगी और किन इलाकों में नहीं। सफ़र के दौरान उन्हें रास्ते में पड़ने वाले गांव के किसान से भी अच्छे संबंध बनाने पड़ते थे, ताकि उनके जानवर किसानों के खेतों में घास चर सकें और उनका उपजाऊ बनाते चलें। अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में उन्हें खेती, व्यापार, चरवाही ये सारे काम करने पड़ते थे। आइए अब देखेंगे कि औपनिवेशिक शासन के दौरान यानी अंग्रेज़ों के ज़माने में चरवाहों का जीवन किस तरह था। तो इससे पहले हम चित्र में देखेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में बलोतरा स्थित ऊँट मेला। पश्चिम राजस्थान में बलोतरा स्थित ऊँट मेला अर्थात पश्चिमी राजस्थान में बलोतरा में क्या होता है, ऊँट मेला लगता। ऊँट पालक यहाँ ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए आते। मेले में मारू रायका ऊँटों के लिए प्रशिक्षण में अपनी महारत का भी प्रदर्शन करते और इस मेले में गुजरात से भी घोड़े लाए जाते थे। अपने ऊँट के साथ एक ऊँट पालक। ये राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार का रेगिस्तान है। इस इलाके के ऊँट पालकों को मारू अथवा रायका और उनकी बस्ती को डंडी कहा जाता है। यहाँ देखेंगे कि मारू रायकाओं की वंशावली बताने वाला समुदाय का इतिहास बताता है कि इस तरह की मौखिक परंपराओं से चरवाहा समुदायों को अपनी पहचान का भाव मिलता है। इन परंपराओं से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई समूह अपने अतीत को किस तरह देखता है। यहाँ पे देखेंगे कि चरागाहों की तलाश में निकलते मालधारी चरवाहे उनके गांव कच्छ की रण में स्थित है। इसी के साथ हमारा अध्याय 5 का पार्ट 1 समाप्त होता है। तो अब हम पार्ट 2 औपनिवेशिक शासन और चरवाहों का जीवन ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल घंटी ज़रूर बजानी होगी। तो वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।